हाँ, गुड इवनिंग सभी को। क्या बात है, आज बच्चे कम हैं? कोई बात नहीं, छुट्टी कर रहे हो क्या? तो अपन आज थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तृतीय अध्याय। 5-2 हो गए तो अपना टाइम हो गया क्लास स्टार्ट करने का। सभी को गुड इवनिंग। तृतीय अध्याय ऋतुचर्या, सेसनल। अब मतलब कौन सा मौसम चल रहा है, सर्दी चल रही है, गर्मी चल रही है, बरसात चल रही है, तो उसके अनुसार अपन को क्या क्या करना है, वो सारी बातें होंगी इस चैप्टर में। तृतीय अध्याय है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का। ऋतुचर्या नाम है, नाम याद होना चाहिए आपको। चैप्टर थर्ड ऋतुचर्या। अब ध्यान से देखो, अध्याय परिचय। अध्याय परिचय का मतलब है कि अपन क्या स्टडी करेंगे, इंट्रोडक्शन क्या है इस चैप्टर में, मतलब मोस्टली है क्या। तो इसका एक रूपरेखा तैयार करता हूँ मैं हर चैप्टर की कि अपन क्या स्टडी करते हैं। तो इस चैप्टर में भी की है अपन ने, वातावरण की प्रकृति का प्रभाव हमारे शरीर पर सीधे पड़ता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मौसम चेंज हो रहा है ना, बाहर का जैसे सर्दी पड़ रही है तो अपना शरीर में भी कुछ चेंज होंगे। ठीक है, गर्मी पड़ रही है तो अपने शरीर में भी कुछ चेंज होंगे, क्योंकि एडजस्ट करता है ना, बॉडी अपने आप को एडजस्ट करती है, मौसम बदलता है तो वो बोल रहा है कि वातावरण की प्रकृति का प्रभाव हमारे शरीर पर सीधे पड़ता है। करेक्ट बात है ये। जलवायु परिवर्तन से भूमि में होने वाला अनाज, फल, सब्जी आदि पर प्रभाव पड़ने से हमारे शरीर पर भी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अब इसने इसका एक्सप्लेन किया है। कैसे एक्सप्लेन किया है? इन्होंने बोला है कि भाई अगर मौसम चेंज हो रहा है तो अपनी देखो जो अनाज पैदा होगा, जो अपन खाते हैं ना, वो जो पैदा होगा, फल सब्जियां, इन पे भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे आते हैं ना मौसमी फल आ रहे हैं, बेमौसम की कुछ चीज़ें खाती है तो नुकसान करती है अपन को। जैसे भिंडी कौन से मौसम में आती है, अगर वो भिंडी का सेसन ही नहीं है, अगर ऐसे खा रहे हैं तो वो आती है फर्टिलाइजर, मतलब कृत्रिम उर्वरक की, जो नुकसान करती है बॉडी को। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मौसम चेंज हो रहा है तो पूरी अपनी शरीर के साथ साथ पूरी फसल, पूरे पेड़ पौधे, पूरे जीव जंतुओं पर असर पड़ता है। इसी को समझने व ऐसी स्थितियों में हमारी दिनचर्या, आहार विहार कैसी हो, मतलब क्या प्रभाव पड़ता है, अपन को कैसा खाना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कहाँ पे घूमने जाना चाहिए, मतलब क्या रूटीन होना चाहिए, डेली का रूटीन क्या होना चाहिए। मौसम बदलता है, सर्दियों में क्या रूटीन होना चाहिए, गर्मियों में क्या रूटीन होना चाहिए, बरसात में क्या रूटीन होना चाहिए, वो सारी मतलब दिनचर्या, हार विहार कैसी हो, इसका विस्तृत वर्णन आचार्य ने इस अध्याय में दिया है। तो अपन इस चैप्टर में अपन ये स्टडी करेंगे कि भाई अपन को सर्दी में क्या करना है, गर्मी में क्या करना है, बरसात में क्या करना है। दिनचर्या अपन ने स्टडी की है तो वो दिनचर्या थी सामान्य, ठीक है, लेकिन उसमें चेंज होता रहता है कि भाई कौन सी ऋतु में क्या करना है अपन को, कौन सी ऋतु में स्पेशली कौन सा भोजन करना है, कौन सी ऋतु में कौन से कपड़े पहनने हैं, ठीक है, मैथुन कितनी बार करना है कौन सी ऋतु में, वो सारी चीज़ें अपन इस अध्याय में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अध्याय परिचय समझ में आ गया सब बच्चों को? यस या नो? यस सर। यस ओके। सर। यस सर। यस सर। अब देखते हैं ऋतु, षड ऋतु वर्णन, क्योंकि अपना चैप्टर का नाम ही है ऋतुचर्या। तो यहाँ पे लिख दिया षड ऋतु, मतलब 6 ऋतुओं का वर्णन अपन इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो एक वर्ष में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, मानी गई हैं। देखो मानी गई हैं, फिक्स नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये मानी गई है, ऐसे नहीं बोला कि हैं 6 ऋतु ही हैं, ये मानी गई हैं। अब इसका भी मैं रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों लिखा है। एक वर्ष में 6 ऋतुएं मानी गई हैं, करेक्ट बात है। एक वर्ष में 2 अयन होते हैं, एक है उत्तरायण, एक है दक्षिणायन, मतलब 6 मंथ के 2 अयन होते हैं। अब अयन क्या है, टेंशन मत लेना, सब बताऊंगा मैं। तो ये अयन होते हैं दो, जो एक तो होता है उत्तरायण, एक होता है दक्षिणायन। सॉरी। अब ध्यान से देखो, अयन कहते हैं मार्ग को, अयन मार्ग को कहते हैं जब सूर्य उत्तर मार्ग के अधिक निकट होता है तो उसे उत्तरायण काल कहते हैं, तथा जब दक्षिण मार्ग के अधिक निकट होता है तो दक्षिणायन काल कहते हैं। पृथ्वी घूमती है, तुम्हें पता है ना, चक्कर लगाती रहती है सूर्य के। तो ये बोलता है कि अयन बोलते हैं मार्ग को जब सूर्य उत्तर मार्ग के अधिक निकट होता है। अब जब सूर्य पृथ्वी के उत्तर मार्ग की तरफ निकट होगा ना तो उसको उत्तरायण काल कहते हैं, मतलब समझ लो जनवरी से लेके जून तक का टाइम, ठीक है, वो है उत्तरायण। तथा जब दक्षिण मार्ग के अधिक निकट होता है तब दक्षिणायन, ये होता है जुलाई से लेके दिसंबर तक का। ये मैं एक्सप्रोक्टिव में मतलब ऐसा टाइम बता रहा हूँ अनुमान से, अभी थोड़ी देर बाद में आप क्लियर कर लोगे, थोड़ी देर बाद में थोड़ा समझ जाओगे पूरी तरीके से। तो समझ में आया कि भाई 2 अयन होते हैं, मतलब भाई एक वर्ष में 6 ऋतु, एक वर्ष में 2 अयन, उत्तरायण दक्षिणायन। उत्तरायण में सूर्य बल अधिक होता है। अब मतलब समझो,
कि भाई उत्तरायण शुरू होता है, अपन मकर संक्रांति होती है ना, मकर संक्रांति आती है 14 जनवरी को, 14 जनवरी को, तो अब उसमें बोलते हैं कि भाई सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर रहा है, तो अपन मकर संक्रांति बनाते हैं। अपन यही तो बोलते हैं मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं कि भाई सूर्य अपना स्थान चेंज करके उत्तरायण की ओर जा रहा है, मतलब उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। अपन यही तो बोलते हैं मकर संक्रांति बनाते समय। और अपन खील पतासे ये खाते हैं, मतलब तिल के सामग्री खाते हैं। तो ये बोल रहा है कि उत्तरायण में सूर्य बल अधिक होता है। अब आप बोलोगे कि सर जी उस समय तो सर्दी होती है, आप तो यहाँ बोल रहे हो कि सूर्य बल अधिक होता है। समझो, जैसे जैसे, क्योंकि वो सर्दी खत्म होने का टाइम स्टार्ट हो जाता है वहाँ से धीरे धीरे, जैसे अब जनवरी, मिड जनवरी में तो वो आती है मकर संक्रांति, उसके बाद में फरवरी में, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, और मई के बाद में जून। तो मतलब एक तरीके से जून तक का टाइम है उत्तरायण का। तो सूर्य बल बढ़ जाता है ना जून तक, कितना हाई हो जाता है, तीव्र हो जाता है जून तक, तो एकदम हाई लेवल पे। तो ये बोलता है कि सूर्य बल अधिक होता है, जिससे सूर्य मनुष्य का बल अपनी ओर खींचकर उन्हें निर्बल बना देता है। अब समझना इस चीज को। देखो, अपना बल जब अपन उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, जैसे जनवरी में सर्दी सर, होती, हाँ बोलो। तो जैसे जो उत्तरी एरिया होते हैं उनका और दक्षिणी एरिया होते हैं उनका अलग होता होगा सर यहाँ से तो। हाँ अभी बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो, थोड़ा सा लिखा हुआ है मैंने, टेंशन मत लो, आ गया ना, थोड़ा सा वेट करना ना। उत्तरायण में सूर्य बल अधिक ओके होता है, सर। जिससे सूर्य मनुष्यों का बल अपनी ओर खींचकर, जैसे जैसे अपनी गर्मी बढ़ती जाती है, देखो जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, गर्मी बढ़ती जाती है तो व्यक्ति कमजोर होता जाता है, क्योंकि गर्मियों में तो वैसे ही ताकत नहीं रहती भक्तियों में, मतलब कमजोर हो जाता है। तो ये बोलता है उत्तरायण में सूर्य बल अधिक होता है, जिससे सूर्य मनुष्यों का बल अपनी ओर खींचकर उन्हें निर्बल यानी कमजोर बना देता है। इसलिए उत्तरायण को आग्नेय काल, आग्नेय काल क्यों बोलते हैं, क्योंकि तीक्ष्ण गर्मी है, तथा आधान काल, इसको आधान काल भी कहते हैं। देखो दूसरा, दो नाम आगे उत्तरायण काल के, आग्नेय काल और आधान काल। इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि उत्तरायण काल को आग्नेय काल या आधान काल क्यों बोला जाता है, तो आपको आंसर लिखना है कि उस उत्तरायण काल में सूर्य बल अधिक होता है, जिससे सूर्य मनुष्यों का बल अपनी ओर खींचकर उन्हें निर्मल बना देता है, इसलिए उत्तरायण को आग्नेय काल या आधान काल भी कहते हैं। जो अभी जो क्वेश्चन पूछा है वो मैं भी बताऊंगा थोड़ी देर में, क्योंकि वो आगे आएगा थोड़ी देर में, तब समझ में आ जाएगा। अब दक्षिणायन में सूर्य बल कम होने के कारण मनुष्य का बल अधिक होता है। अब देखो दक्षिणायन कहाँ से होता है, जुलाई से स्टार्ट, जुलाई से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सूर्य की गर्मी कम पड़ती जाएगी, जुलाई में कम पड़ जाएगी, फिर अगस्त में और कम पड़ जाएगी, फिर सितंबर में और ज़्यादा कम पड़ जाएगी, फिर धीरे धीरे कम पड़ती जा रही है ना। तो दक्षिणायन को सूर्य बल कम होने के कारण मनुष्य का बल अधिक होता है। जैसे जैसे सूर्य का बल कम होगा मनुष्य में ताकत आती रहेगी, क्योंकि गर्मी में तो वैसे ही व्यक्ति खस्ताल, तो मतलब एकदम थक जाता है पूरी तरीके से। जब से अब गर्मी समाप्त हो गई, धीरे धीरे मौसम चेंज होता जा रहा है, तो व्यक्ति का बल भी बढ़ता जाएगा, मतलब ताकतवर होता जाएगा। यह प्रकृति अपने स्वभाव से होता है। प्रकृति में स्वभाव कैसे होगा, जैसे अब सूर्य की ताकत कम हो गई तो प्रकृति का जो स्नेहांश था वो बचा रहेगा, जल का अवशोषण कम होगा, अच्छी फसलें होंगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें एकदम अच्छी तरीके से होता है, तो व्यक्ति की तरोताज़ा भी, अच्छा भोजन मिलेगा, वो सारी चीज़ें करके बल अधिक हो जाता है। यह प्रकृति के अपने स्वभाव से होता है। स्वभाव से मतलब होता है कि भाई ये प्रकृति ऑटोमेटिक करती रहती है, अपन को करने की जरूरत नहीं है कि भाई अपन जबरदस्ती करवाना चाहिए, नहीं, ऑटोमेटिकली। इसलिए दक्षिणाय काल को सौम्य काल या विसर्ग काल भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है कि दक्षिणाय काल को सौम्य काल या विसर्ग काल क्यों कहते हैं, जैसे मैंने उसको बताया उसी यही आंसर इसमें लिखना है। इसलिए दक्षिण काल को सौम्य काल या विसर्ग काल भी कहते हैं। इससे सौम्यांश एवं प्राणियों के बल की उत्पत्ति होती है। इस काल में मतलब दक्षिणायन काल में सौम्यांश और प्राणियों के बल की उत्पत्ति होती है। कैसे, समझो इस चीज़ को। मान लो कि भाई जून तक तो उत्तरायण खत्म हो गया, जुलाई, अगस्त, मान लो क्या है ये, मतलब मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो को हटा दो, ये है ही है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हो गया दक्षिणायन काल। अब दक्षिणायन काल में जैसे जुलाई में बरसात स्टार्ट होने वाली होती है, तो गर्मी रहती है, क्योंकि गर्मी जस्ट खत्म होने वाली है तो गर्मी हाई लेवल पर रहेगी। लेकिन जैसे जैसे मौसम चेंज हो, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, व्यक्ति का बल भी बढ़ता जाएगा और गर्मी डाउन होती जाएगी। मतलब गर्मी प्लस, ये बोलते हैं ना व्यतक्रमानुपाती है, गर्मी व्यतक्रमानुपाती 1/बल, बल बढ़ रहा है तो उसका गर्मी डाउन हो रही है, गर्मी बढ़ रही है तो बल डाउन हो रहा है। अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, बल ऐसे समानुपाती और व्यतक्रमानुपाती आप जानते होंगे, वैसे है ये। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ वो कुछ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाँ टू। ऐसे ही है, ठीक है। अब देखो, अभी जो क्वेश्चन पूछा ना उसका भी आंसर है मेरे पास, देखो यहाँ पे है उसका आंसर इस लाइन में। उत्तरायण में 3 ऋतु आती हैं, कौन कौन सी आती हैं उत्तरायण में। अब जो उत्तरायण मैंने बताया था जनवरी से लेके जून तक का टाइम है, अब उसमें 3 ऋतु आती हैं।
एक वर्ष में 6 ऋतु होती हैं, एक वर्ष में 2 अयन होते हैं। अब एक अयन में कितनी बची? 3 बची ऑटोमेटिकली भाई, 3 ऋतु आएंगी। तो उत्तरायण में 3 ऋतुएं आती हैं, शिशिर वसंत ग्रीष्म। और दक्षिणायन में 3 आती हैं, वर्षा शरद हेमंत। अब षड ऋतु कौन कौन सी हैं? शिशिर वसंत ग्रीष्म, ये हो गई उत्तरायण की। और दक्षिणायन कौन सी हो गई? वर्षा शरद हेमंत। अब इसकी ट्रिक्स है, शिवजी वसे। शिवजी वसे मतलब शिवजी, सी से शिशिर, वैसे वसंत, जी से ग्रीष्म, और वसे से वर्षा शरद हेमंत। इसका इससे आप है ना, इसका जो क्रम है वो कभी भूलोगे नहीं, आप इस ट्रिक को याद रखो। ये ट्रिक है ना, मेरे को बहुत जगह काम आती है, आपके लाइफ टाइम काम आएगी ये ट्रिक, शिवजी वसे। कभी आप है ना ऋतुओं के नाम में कन्फ्यूजन नहीं रहोगे कि भाई कौन सी ऋतु पहले आती है। आप जनवरी फरवरी तो याद रख लोगे, मुझे पता है बचपन से यही पढ़ रहे हो, लेकिन इन ऋतुओं को सीक्वेंस में याद करने में पसीने आ जाते हैं। क्योंकि कभी आप वर्षा को पहले बोल दोगे, कभी हेमंत को पहले बोल दोगे, कभी शिशिर को पहले बोल दोगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो इसलिए शिवजी वसे, सी से शिशिर, वैसे बसंत, जी से ग्रीष्म, और वैसे वर्षा, सैसे शरद, हे से हेमंत। मतलब शिवजी कैलाश पे बसे, ऐसे मान लो याद कि शिवजी कैलाश पे बसे। कैलाश पे तो निवास है, तो कैलाश को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो शिवजी वसे। क्लियर? ये ट्रिक्स याद हो गई कि नहीं? इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है ये, आपको ये ऋतुओं के नाम याद होने चाहिए। तो शुरुआत की 3 है वो उत्तरायण की हैं। और उत्तरायण को कैसे याद रखोगे भाई? पता है कि भाई जनवरी में मकर संक्रांति आती है, तो सूर्य अपने दक्षिण वाले स्थान को छोड़कर उत्तरायण में जाता है, इसलिए मकर संक्रांति मनाते हैं। तो उत्तरायण आपको पता होना चाहिए कि शुरुआत में उत्तरायण आता है, तो जनवरी से लेके जून तक का उत्तरायण का टाइम है। ये आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और वर्षा शरद हेमंत ये दक्षिणायन है। अब देखो, जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था अभी, भारतवर्ष के दक्षिण भाग में वर्षा अधिक होती है। जैसे जो साउथ साइड है, साउथ के बच्चे हैं इस क्लास में, तो वहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है मोस्टली, है ना। तथा शीत कम, सर्दी बहुत कम पड़ती है। जैसे वहाँ सर्दियों में भी जाओगे ना, दिसंबर जनवरी में भी जाओगे ना, तो तेज़ धूप पड़ती है और हवा चलती रहती है। मैं खूब गया था, हैदराबाद गया था एक बार घूमने के लिए, तो मैंने देखा वहाँ पे सर्दी बहुत कम पड़ती है, लेकिन धूप पड़ती है और हवा भी चलती रहती है, और बारिश कभी भी हो जाती है। समुद्र के किनारे तो होते ही हैं, तो तुरंत बारिश होती है, तुरंत मौसम साफ होता है, तो वहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है। और शीत कम मतलब सर्दी कम पड़ती है। अतः यहाँ वर्षा के 2 भेद करके, मतलब जो वर्षा ऋतु थी ना उसके 2 भेद कर दिए। प्रावट मतलब वर्षा फिर प्रावट, या फिर प्रावट या वर्षा, मतलब पहले प्रावट डाल दी फिर वर्षा डाल दी। सहित 6 ऋतुएं मानी, क्योंकि शीत की 2 ऋतु मान रखी अपन ने यहाँ पे, हेमंत और शिशिर। तो वहाँ पे इनमें से इन्होंने एक को हटा दी। जो दक्षिण भारत के आचार्य थे उन्होंने क्या बोला कि भाई शीत ऋतु एक ही होती है, वर्षा की 2 होती हैं, ठीक है। वो एक ऐड कर दी प्रावट। और उत्तरी भाग के जो आचार्य थे, जो उत्तर भारत में रहते थे, वहाँ पे शीत अधिक पड़ता है, क्योंकि सर्दी ज़्यादा पड़ती है उत्तर भारत में। दिल्ली की सर्दी है, मतलब अपन बोलते हैं ना, क्योंकि हिमालय पास में तो सर्दी पड़ेगी, तो उत्तरी भारत में शीत अधिक होता है और वर्षा कम पड़ती है। अतः शीत के 2 भेद कर शिशिर सहित 6 ऋतुएं मान ली। मतलब हेमंत और शिशिर है ना, शीत ऋतु मतलब जाड़े हैं, ये सर्दी है, तो ये 2 ऋतुएं मानी है सर्दियों की। और मोस्टली यही रीड करते हैं अपन आयुर्वेदा में। प्रावट ऋतु को तो मोस्टली कम यूज करते हैं, मतलब बहुत रेयर, बस नाम याद कर लेते हैं कि भाई प्रावट ऋतु भी है, कि भाई यहाँ पे इन दोनों में से। अब जैसे कि 6 ऋतुएं करनी है अपन को, दक्षिण भारत के आचार्य ने क्या बोला? वसंत, ग्रीष्म, प्रावट, वर्षा, शरद, हेमंत, हो गई 6। उसने शिशिर को नहीं माना, किसने? दक्षिण भारत के आचार्यों ने। और जो उत्तर भारत के आचार्यों ने प्रावट को नहीं माना, शिशिर को माना है। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। और मैंने यही क्यों लिखी, ये क्यों नहीं लिखी प्रावट वाली? क्योंकि प्रावट वाली अपने सिलेबस में भी नहीं है, प्रावट को अपन पढ़ते भी नहीं है, और कोई इसका यूज भी नहीं है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसी से आते हैं। और अपन जो अष्टांग हृदय पढ़ रहे हैं इन्हीं का वर्णन है, ठीक है। तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं है प्रावट ऋतु से कि भाई मैं इस जानबूझ के छोड़ दिया, किताब में ही नहीं है, ना अपन पढ़ते ना आचार्य पढ़ाते, बस नाम डाल दिया कि भाई ऐसा अंतर आ सकता है, ये मौसम है। जैसे जैसे अपन, भारत बहुत बड़ा देश है, ठीक है, आपको पता है भारत अब तो बहुत विभाजन हो गया, जैसे बांग्लादेश कट गया, पाकिस्तान कट गया, पहले कितना बड़ा था भारत, है ना। तो बहुत सारे देश निकल गए अब तो। और कहने का मतलब ये है कि भारत बहुत बड़ा देता है, तो मौसम में विभिन्नता है। अपन मौसम चेंज होता रहता है ना, कभी अपन उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाओ तो मौसम कितना चेंज रहता है। तो वही बात बोल रहे हैं कि आचार्य कि दक्षिण भारत में बरसात ज़्यादा होती थी, इसलिए वहाँ बरसात की 2 ऋतु मान ली। कौन कौन सी? वर्षा और प्रावट। तो उन्होंने शिशिर को नहीं माना, मतलब इसको पे क्रॉस मार दिया। फिर उत्तर भारत में आए, उन्होंने बोला कि वर्षा नहीं होती यहाँ पे भाई, सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तो उन्होंने प्रावट को हटा दिया
और शिशिर मान ली, तो ये 6 ऋतुएं होगी। मतलब अल्टीमेटली 6 ऋतु हैं, चेंज नहीं होगी, 6 ही ऋतु हैं, लेकिन नाम चेंज हो सकता है आचार्यों के अनुसार, दक्षिण भारत के आचार्यों के अनुसार, उत्तर भारत के आचार्यों के अनुसार नाम चेंज हो सकता है। ठीक है, बस इतना सा अंतर है, और ये कोई इशू वाली बात नहीं है, ये एक्चुअली में है, और अपन देखते भी है, प्रैक्टिकल वाली बात है। तो इसमें कोई लड़ने की बात नहीं है कि ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, ये प्रैक्टिकल वाली बात है, इसको आप मान लें। लेकिन अपने सिलेबस में ये है, ये 6 ऋतु, तो अपन को यही स्टडी करनी है, क्योंकि अष्टांग हृदय में इन्हीं का वर्णन है। क्लियर बच्चे? जैसे कि अब वो बच्चे ने बोला था कि सर दक्षिण भारत में ऐसे, सर। तो वहाँ पे क्या बहुत से अलग अलग त्यौहार बनाते हैं, कोई पोंगल बनाता है, उनका कुछ अलग त्यौहार है, वो सूर्य को अलग को नहीं मानते, वो सबकी अलग अलग परंपराएं हैं। देखो भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे हजारों त्यौहार मनाए जाते हैं। कोई कौन सा त्यौहार बनाता है, कोई लोहड़ी बनाते हैं, देखो पंजाबी लोहड़ी बनाते हैं, ठीक है, जैसे मोस्टली मकर संक्रांति बनाते हैं। फिर इधर को पोंगल भी त्यौहार बनता है एक साउथ में, आपने देखा होगा, वो खीर को उपनाते हैं, आपने बचपन में पढ़ा हुआ एक चैप्टर, और यहाँ पे बच्चे भी हैं साउथ के, वो बताएंगे अच्छे से आपको। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब शीत आदि लक्षणों के आधार पर 10-15 दिन का ऋतु प्रारंभ होने अंतर आ सकता है। ये बोलो, यहाँ पे समझने की लाइन है कि भाई जो अपन टाइम डिस्कस करते हैं ना मॉडर्न के अनुसार, ठीक है, कि भाई ये ऋतु इस टाइम के अनुसार, जैसे 15 जनवरी से लेके 15 मार्च तक की ऋतु शिशिर है, अपन ऐसा डिस्कस करते हैं, आगे डिस्कस करेंगे अपन। तो ये बोलता है कि शीत आदि मतलब शीत, ग्रीष्म, वर्षा आदि लक्षणों के आधार पर 10 से 15 दिन का अंतर आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि भाई 15 आचार्य, अपन ने 15 जनवरी पढ़ी थी तो 15 जनवरी से ये ऋतु लगेगी, ऐसा नहीं है। 10 दिन पहले भी हो सकता है, 10 दिन बाद में भी हो सकता है, ये वेरिएशन है, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये इसमें जो सटीक बैठता है ना, भारतीय मास बैठते हैं, जो भारतीय हो ना, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, कुंवार, कार्तिक, आश्विनी, ये जो भारतीय मास है ना, जनवरी फरवरी तो ये मॉडर्न है, जो भारत के मास आते थे, माघ, चैत, बैसाख, जेठ, ये मतलब सीक्वेंस में अभी बताऊंगा मैं आपको, आपको याद करना है, मेरे भी याद नहीं है सीक्वेंस में, भूल जाता हूँ मैं। तो वो ऋतु, वो मास है ना, वो कैलेंडर है, वो जो भारतीय महीने हैं, वो आज भी सटीक बैठते हैं ऋतुओं के अनुसार, बिल्कुल सटीक, एक दिन का भी अंतर नहीं आता उन महीनों में। अपन बोलते हैं ना कि इस बार भाई ये जेठ थोड़ा लेट आएगा, क्योंकि इस बार 5 दिन ज़्यादा थे इस महीने में, इस बार क्योंकि वो तारीखों के हिसाब से चलते हैं, ये अमावस्या ये कौन सी होती है ना, पूर्णिमा, इनके हिसाब से चलते हैं वो महीने। तो सिंपल सी बात ये है कि वो महीने आज भी ऋतुओं के हिसाब से परफेक्ट बैठते हैं। लेकिन अपन जब मॉडर्न के हिसाब से, क्योंकि वो महीने कोई याद नहीं रखता, मॉडर्न के हिसाब से चलते हैं, तो ये उन्हीं की बात कर रहा हूँ, मॉडर्न के हिसाब से 10 से 15 दिन का अंतर आ सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्थान की दृष्टि से ये अंतर अधिक भी हो सकता है, जैसे ज़्यादा ही सर्दी पड़ रही है बहुत सी जगह, तो वहाँ अंतर 20 दिन का भी हो सकता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है किसी से कि ये आचार्य ने, बहुत से बच्चे बोलते हैं सर आचार्य चरक ने तो इतना टाइम से बताया है, इस बुक में तो 1 तारीख से बताइए ये ऋतु, आपने 15 तारीख से बताइए, इस ऋतु में तो 25 तारीख से बताइए। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने खुद 3 साल में 3 ऋतु टाइम पढ़ा है, कोई 25 जनवरी से बताता है, कोई मतलब 15 जनवरी से बताता है, कोई 25 दिसंबर से ही बताता है शिशिर ऋतु को। तो अलग अलग बुक अलग अलग, तो कहने का मतलब ये है कि लड़ने की जरूरत नहीं है आपको, 10 से 15 दिन का अंतर या 20 दिन का अंतर चलता है। ठीक है, अगर आप जैसे कब शिशिर ऋतु को बोलो कि भाई जून में आती है, फिर तो नंबर कटेंगे ही। 10-15 दिन का अंतर चलता है, लेकिन आप 2-2 3-3 महीने का अंतर करोगे तो फिर नंबर कटेंगे आपके। ठीक है, आपको डंडे भी पड़ेंगे फिर तो। ठीक है, अब देखो उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण को क्या बोलते हैं? आदान काल और आग्नेय काल। और दक्षिणायन काल को बोलते हैं विसर्ग काल और सौम्य काल। उत्तरायण काल में कौन कौन सी ऋतु आती हैं? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। दक्षिणायन में कौन कौन सी ऋतु आती हैं? वर्षा, शरद, हेमंत। ट्रिक्स याद रख लेना, शिवजी वसे। ठीक है, उत्तरायण में क्या गुण है? सूर्य बलशाली होता है क्योंकि गर्मी बढ़ती जाती है, जैसे अपन जनवरी से जून तक आएंगे गर्मी बढ़ती जाती है। वायु रुक्ष, अब जैसे गर्मी बढ़ेगी, मान लो गर्मी बढ़ती जा रही है तो वायु रुक्षता बढ़ती जाएगी, ऑटोमेटिकली बात है, आपको होना चाहिए। और यहाँ पे देखो मनुष्य बल उत्तरोत्तर कम होता जाता है। अब इस बात से समझोगे आप कि मनुष्य बल कम होता जाता है, अचानक से कम नहीं होता, कम होता जाता है। जैसे कि सर्दियों में बल श्रेष्ठ था, हाई लेवल पे था, लेकिन धीरे धीरे अपन नीचे जाओगे, शिशिर से वसंत में जाओगे कम हुआ, वसंत से ग्रीष्म जाओगे और कम हुआ, मतलब उत्तरोत्तर बढ़ते हुए क्रम में कम होता जाता है। अपन ऋतुओं में आगे बढ़ते जाएंगे तो बल कम होता जाएगा। ठीक है, अब दक्षिणायन में देखो, फिर सूर्य बलशाली, ये यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, अभी सही कर दूंगा मैं। सूर्य कम बलशाली होएगा यहाँ पे, ठीक है, ये गलत लिख दिया मैंने।
सूर्य कम बलशाली होगा, क्योंकि सूर्य का जो यहाँ पे सूर्य बलशाली आ गया ना, तो सूर्य का कम होगा, यहाँ पे डाउन होता जाएगा, मतलब सूर्य शीतल होता जाएगा, मतलब एक तरीके से उसका प्रकाश कम पड़ता जाएगा। और वायु शीतल हो जाएगी। वायु शीतल तभी तो होगी जब सूर्य का प्रकाश कम पड़ेगा। इसको मैं शुद्ध शुद्ध कर दूंगा, अशुद्धि होगी थोड़ी सी, है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मनुष्य बल उत्तरोत्तर अधिक, उत्तरोत्तर का मतलब बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे अपन जून तक तो पूरी तरीके से कम हो गया, अब जुलाई में आए थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर अगस्त में आए फिर उससे बढ़ेगा, अगस्त से नीचे जाएंगे सितंबर में फिर थोड़ा सा और बढ़ेगा, सितंबर से नीचे आए अक्टूबर में बढ़ेगा। कहने का मतलब है वर्षा में आके थोड़ा सा बढ़ेगा, वर्षा से आके फिर शरद में बढ़ेगा थोड़ा सा, फिर हेमंत में जाके पूर्णतः बढ़ जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। ठीक है। अब देखो हेमंत के बाद में फिर शिशिर लग जाएगी वापस, तो यहाँ पे श्रेष्ठ होता ही है, फिर श्रेष्ठ श्रेष्ठ होता है, फिर यहाँ से नीचे आएंगे वसंत में कम होएगा, फिर इससे कम होएगा, फिर यहाँ से फिर उल्टा ही बढ़ना लग जाएगा। तो ये क्रम चलता ही रहता है, सालों साल चलता ही रहता है। समझ में आई ना बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं इसको शुद्ध यस सर। मैं शुद्ध कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या पीडीएफ अभी मैंने भेजी नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मनुष्य का बल, अभी अभी बात कर रहे थे अपन स्ट्रेंथ, मतलब आपका जो ताकत है वो कितनी रहती है, कौन सी ऋतु में क्या होती है। सबसे हाईएस्ट उत्तम कौन सी ऋतु में होगी? शिशिर और हेमंत, क्योंकि सर्दी ऋतुओं में, सर्द ऋतु कौन कौन सी हैं? शिशिर और हेमंत की सर्द ऋतुएं सबसे ज़्यादा वहीं पे होती हैं। अपनी ताकत क्योंकि वहाँ पे घी अच्छे अच्छे, मतलब एनर्जी वाले खाने पकवान अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, और मतलब एक तरीके से काम भी अच्छा कर लेते हैं, सब कुछ अच्छा रहता है। तो शिशिर ऋतुओं में, मतलब सर्द ऋतुओं में अपना बल उत्तम सबसे हाईएस्ट रहता है। तो शिशिर और हेमंत दो ऋतु आ गई। मध्यम मीडियम किस में रहेगा? वसंत और शरद ऋतु में। देखो आपको कैसे याद करना, मैं ये ट्रिक भी बताऊंगा मैं। वसंत और सर्द में मीडियम, और निम्न किस में रहता है? गर्मी और बरसात में सबसे कम रहता है। क्योंकि व्यक्ति का देखो, आपको पता है कि भाई उत्तरायण में नीचे से आया अपन धीरे धीरे धीरे, बल श्रेष्ठ रहता है, धीरे धीरे डाउन हुआ, मतलब थोड़ा सा कम हुआ बसंत में, ग्रीष्म में आगे पूरी तरीके से कम हो गया। अब पूरी तरीके से आगे ग्रीष्म में कम हो गया, तो अगली ऋतु कौन सी है? वर्षा। वर्षा में ही कम ही रहेगा, थोड़ा सा तो बढ़ेगा, फिर उससे आगे कौन सी जाएंगी? शरद। शरद में उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा वर्षा से, और लास्ट में हेमंत। तो सबसे पहले कौन सी आती है? शिवजी वसे, शिशिर वसंत ग्रीष्म, फिर वसे वर्षा शरद हेमंत। तो शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, ये सीक्वेंस याद रखो। ये ऐसे है, मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा ना पेन का यूज करके, ये ऐसे है, इस क्रम में है। दिख रहा है पेन कैसा लिखा मैंने? शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, मतलब ये इस क्रम में, ये दिखा आपको? यस यस सर। यस। तो ये मतलब ऐसे लिख लो भाई, उत्तम मध्यम निम्न, और एक रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। रटोगे ना तो फिर कंफ्यूज रहोगे बहुत ज़्यादा। सिंपल सी बात है, एक बात ध्यान रखोगे, भाई गर्म से जो गर्मी है उसमें सबसे कम होता है, सबसे बेकार सबसे गर्मी है। गर्मी के अगली ऋतु कौन सी है? बरसाती तो आती है, तो उसमें भी कमी होगा। अचानक से कोई ऐसे नहीं शक्ति आ गई, कोई मतलब शक्तिमान बन जाए तो पावर थोड़ी बढ़ेगा अचानक से, धीरे धीरे बढ़ता है। तो सिंपल सी बात है कि सबसे कम अगर गर्मी ऋतुओं में है तो उससे अगली वाली ऋतुओं में भी कम ही रहेगा। तो समझ में आ गई, ग्रीष्म और वर्षा में सबसे कम। क्लियर ये बात? अब जो ऋतुओं का क्रम याद होना चाहिए आपको। तो ग्रीष्म से पहले और वर्षा के बाद वाली जो ऋतुएं हैं, मतलब उसमें मीडियम रहेगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि अपन ऊपर से श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ से आया फिर मीडियम हुआ, मीडियम से निम्न हुआ, फिर निम्न हुआ, फिर मध्यम था, फिर हाईएस्ट हुआ। तो सीक्वेंस समझ रहे हो ना इस चीज़ को? जैसे कि किसी व्यक्ति के पास 10 पॉइंट थे शिशिर ऋतु में, ठीक है, अब नीचे आए 8 पॉइंट रह गए, यहाँ पे ग्रीष्म आके 6 पॉइंट रह गए, फिर आगे बढ़ेंगे तो 6, फिर वापस 8, फिर 10, मतलब इन दोनों के 10, फिर यहाँ पे 8, यहाँ पे 6। तो क्लियर सी बात है ना? तो ये सीक्वेंस याद रखो, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, इस क्रम में। जैसे मैंने पेन का ट्रिक बनाया था ना, ऐसे ऐसे, ये ऐसे चलती है ऋतु, ये ऋतु की ट्रिक ऐसे चलती है। दो दो ऋतु आपको याद रखनी है। कोई डाउट है इसमें अब? नो सर। ओके। अब देखो ऋतु अनुसार रसों की प्रधानता। देखो किताब में कुछ नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पे बस सीधा श्लोक दिया, आप श्लोक रटोगे समझोगे नहीं। यहाँ पे देखो मनुष्य का बल का दे दिया श्लोक, कोई जरूरत नहीं याद करने की, मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको, एक ट्रिक बता दिया, ऐसे 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 कर देना। ऋतु अनुसार रसों की प्रधानता, भाई कौन सी ऋतु में
कौन सा रस प्रधान रहता है, मतलब कौन सा रस ज़्यादा उत्पन्न होता है, कौन सा रस ज़्यादा प्रभावी रहता है उस ऋतु में, हावी डोमिनेंट कौन सा रस की प्रधानता, डोमिनेंट कौन सा है भाई। मान लो कि 6 ऋतु हैं और 6 ही रस हैं, तो प्रत्येक ऋतुओं की एक रस डोमिनेंट रहता है प्रत्येक ऋतु में। तो कौन सा रस है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, तो शिशिर में कौन सा रस रहेगा, तिक्त रस, ठीक है। वसंत में कौन सा रहेगा, कसाय रस, और ग्रीष्म में कौन सा रहेगा, कटु रस, वर्षा में कौन सा रहेगा, अम्ल रस, शरद में कौन सा रहेगा, लवण रस, और हेमंत में कौन सा रहेगा, मधुर रस। अब इसको याद कैसे करोगे, माथा घूम जाएगा याद करने में, लेकिन मैं कुछ कुछ तो मैंने देखो आचार्यों ने लिख दिया, और ये एक्चुअली में होता भी है, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि भाई क्यों है, क्या सोच के लिखा आचार्य ने, अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ग्रीष्म में क्या होता है, ग्रीष्म में गर्मी पड़ती है, एक एक ऋतु का मतलब गर्मी से समझाऊंगा सारी चीज़ें, तो गर्मी से समझोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ये ग्रीष्म में ध्यान दो, गर्मी पड़ती है, गर्मी का मतलब रुक्षता बढ़ती है, तो रुक्षता बढ़ाने वाले कौन कौन से रस हैं, कटु तिक्त कसाय। अब कटु तिक्त कसाय में सबसे ज़्यादा कौन है, हैवी कौन है, मजबूत वाला कौन सा है, कटु वाला, तो ग्रीष्म में कटु आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कटु आ गया, तो कट्टू के बाद में कौन सा आता है, तिक्त, ऊपर डाल दो, फिर रसाय। इसी तरीके से शिशिर वसंत ग्रीष्म लिख दिया आपने, तो नीचे से स्टार्ट करो कटु, फिर ऊपर चल जाओ तिक्त कसाय, फिर इसी में ऐसे आओ वर्षा शरद हेमंत लिख दिया आपने सीक्वेंस में, नीचे से स्टार्ट करो मधुर, क्योंकि यहाँ पे सर्दी है, और सर्दी में अपन खूब घी तेल वसा मज्जा जितने भी है ना वो सारी चीज़ें खाते हैं, मीठी मीठी चीज़ें, मतलब मधुर रस वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। क्यों खाते हैं, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित रहती है, अग्नि पचा सकती है, क्योंकि बाहर जो छिद्र है ना अपनी त्वचा के, वो ऊष्मा के कारण बंद हो जाते हैं, ठीक है, तो ऊष्मा बाहर निकल नहीं पाती, ऊष्मा बाहर नहीं निकलेगी तो गर्मी बढ़ जाती है शरीर में, और उसको शरीर में अग्नि प्रज्वलित रहती है, तो आदमी व्यक्ति अच्छा अच्छा खाना खाता है, मतलब तरोताजा वाला खाना खाता है, हेल्दी फूड खाता है, तभी तो व्यक्ति में बल रहता है शिशिर ऋतु में और हेमंत ऋतु में। तो कहने का मतलब मधुर रस ज़्यादा खाएगा, और सबसे श्रेष्ठ रस है मधुर रस। कहने का मतलब है हेमंत में मधुर है तो वापस ऊपर चल जाओ मधुर अम्ल लवण, इसी तरह कटु तिक्त कसाय मधुर अम्ल लवण। समझना, नीचे सबसे पहले नीचे वाले से स्टार्ट किया मैंने, ग्रीष्म में कटु, इधर को मधुर, मधुर के बाद में कौन सा आता है अम्ल, फिर उसके बाद में लवण, कटु के बाद में कौन सा आता है तिक्त, तिक्त के बाद में कसाय। तो समझ में आया ना कैसे लिखना है, ये मतलब ये फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट ही याद रखना आपको तो ही समझ में आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहोगे। ये फॉर्मेट को समझाओ माइंड में कि अपन ने शिवजी वसे लिख दिया, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, ठीक है, नीचे से स्टार्ट करना है कटु तिक्त कसाय, ठीक है, नीचे से स्टार्ट करना है मधुर अम्ल लवण। बस ये क्रम आपको है ना शिवजी वसे याद रखना चाहिए, इस क्रम में उल्टा सुल्टा कर दिया तो फिर ये ट्रिक भी उल्टी फेल हो जाएगी। जो ट्रिक ये बता रहा हूँ समझना ट्रिक को, कि भाई शिव जी शिशिर वसंत ग्रीष्म लिख दिया, वसे वर्षा शरद हेमंत लिख दिया, अब इनमें एक एक रस डालना है, तो अपन को पता है भाई सर ने बताया था नीचे से स्टार्ट करना है अपन को, तो कटु लिख दिया, बाद में बचे दो सीक्वेंस में डाल दो तिक्त कसाय, ऐसे। पेन चलाता हूँ वापस में, अब बताओ कोई डाउट है इसमें, कटु तिक्त कसाय मधुर अम्ल लवण, नो सर। समझ में आया ना। यस सर। ये ऐसे ही है ना, ये इसको फॉर्मेट को समझना है आपको, फॉर्मेट समझोगे, और ये ना मेरी बात सुनो, इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये जो ये चैप्टर है ना, ऐसा चैप्टर है, इसमें ना जो ये चीज़ें ना कौन सा रस प्रदान है, कौन सा बल रहता है, ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाली हैं। जैसे कोई पेशेंट आया आपके पास, ग्रीष्म ऋतु चल रही है, तो आप उसको पहले ही पता लग जाएगा कि आपको भाई इसका बल पहले से ही डाउन है, वो कितना ही बोले कि मैं ठीक हूँ, लेकिन वो उसका पता है कि भाई आपका बल डाउन है। सर्दी ऋतु में आए तो सर्दियों में आप हाई पावर वाली औषधियाँ भी दे सकते हो, रस औषधियाँ दे सकते हो, ग्रीष्म में नहीं दे सकते, क्योंकि ग्रीष्म में व्यक्ति का बल पहले से ही है, वो झेल ही नहीं पाएगा इतनी हाई पावर औषधियाँ। तो ये बहुत ज़्यादा काम करने वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। तो ये आप इनको तरह से चाहे रट लो चाहे समझ लो। भाई अपन ने जो ट्रिक बताई थी शिवजी वैसे ही लिख दी, ठीक है। उसके बाद में नीचे से स्टार्ट करना है कटु तिक्त कसाय मधुर अम्ल लवण। अब यहाँ पे ऐसे मत बोलना भाई पहले मधुर अम्ल लवण आएगा, क्योंकि मैंने गर्मियों में पहले बता दिया कट्टू का, इसीलिए मैंने गर्मी का एग्जाम्पल दिया था कि कटु रस गर्मियों में, क्योंकि उष्णता खरता रुक्षता कौन लाएगा, कटु रस लाता है, ठीक है। तो कटु का मैंने डाल दिया। ट्रिक समझ में आ गई ना, कैसे कैसे याद करना है।
अब सर देखो। ये सब हाँ समझ में आ गया। हाँ बोलो। सर ये जो दिया हुआ है सर, हेमंत और शिशिर जो है तो इसमें उत्तम बल रहता है, और इसमें मधुर और तिक्त क्यों है? मतलब ये दोनों ठंडी का ही मौसम है ना, तो फिर उसमें रस अलग अलग क्यों है? देखो यहाँ पे उत्तम हाईएस्ट, मधुर अम्ल लवण, कटु तिक्त कसाय। आपको पता हो अभी इसकी फिजियोलॉजी में जाओगे आप, मुझे पता है, कोई बात नहीं, आपने क्वेश्चन किया तो मैं बता ही देता हूँ। आप यहाँ पे देखो, 2 मिनट। मधुर रस में आपको पता है श्रेष्ठ है, बल हाईएस्ट आएगा, ठीक है। आप यहाँ बोल रहे हो शिशिर में तिक्त रस क्यों है, ठीक है। आपने ये भी तो देखा होगा कि कौन सा रस कौन से धातु को, कौन से दोष को, हाँ कौन से दोष को श्रेष्ठ समन कारक करता है। पहले चैप्टर आपने स्टडी किया, मुझे बताओ कि तिक्त को बढ़ाने वाले और तिक्त को कम करने वाले कौन कौन से हैं। सर तिक्त को, हाँ तिक्त को। सर मधुर अम्ल लवण कटु, सर उसमें तो क्या बोलते हैं, कफ नाशक था ना, वात बढ़ रहा था उसमें, कपनाशक में पित्त की बात कर रहा हूँ। तो पित्त पित्त का नाश। हाँ चलो देखो ऐसे ये बहुत है ना, ही मैं बताता हूँ थोड़ा ज़्यादा उलझो मतलब, सीधा सा फंडामेंटल बताता हूँ मैं आपको। आपने हेमंत ऋतु, जैसे कि अपन दिसंबर में हैं, अपन ने अपने मधुर रस खाया, हाई लेवल बढ़ गया अपने, मान लो सब कुछ ठीक है, मधुर रस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो ये सब प्रकृति, देखो ऋतु के अनुसार रसों की प्रधानता। अब आप ये भी बोलोगे यहाँ पे कसाय रस क्यों आया, मैं अभी समझाऊंगा आपको कि भाई मधुर रस क्या करता है। अपन ने मधुर रस खाया, एक ऋतु में अपन ने मधुर रस खूब खा लिया, अच्छी तरीके से बहुत ज़्यादा खा लिया, ठीक है। अपनी बॉडी में अब कफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब कफ ज़्यादा डोमिनेंट ना हो, क्योंकि अब कफ ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगा तो आपके स्रोतस पूर्णतः अवरोध हो जाएंगे, ठीक है। तो जो अगली ऋतु आती है, क्या आती है, शिशिर। शिशिर क्या करती है कि मधुर रस के साथ साथ तालमेल बैठाता है, क्योंकि ये ऐसा है कि पित्त को भी साथ में कंट्रोल रखता है, पित्त को भी नॉर्मल रखता है, और ये कफ जो बढ़ गया ना बॉडी में उसको भी नॉर्मल रखता है। फिर अगला रस आता है कसाय। कसाय क्या करता है, जो कफ फिगल फिगल के निकलता है, अपन 200 के 6 संचय प्रकोप में पढ़ेंगे कि कसाय रस क्या करता है। ये प्रकृति ने ऑटोमेटिकली नेचर व्यवस्था कर रखी है कि भाई दोष बढ़ेगा तो खुद ही कंट्रोल कर लेगा, खुद ही कंट्रोल कर लेगा। बीमारी कब होती है, जब अपन जरूरत से ज़्यादा, जैसे कि अपन को पता है भाई हेमंत ऋतु में मधुर रस डोमिनेंट है, अपन को मधुर रस खाना चाहिए, लेकिन एक्सेसिव मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही मधुर रस खा रहे हो, प्रॉब्लम है, ठीक है। शिशिर में आपने बोला क्वेश्चन किया तिक्त रस का कि भाई तिक्त रस में क्यों, यहाँ पे अगर मान लो हाईएस्ट है मधुर और यहाँ पे तिक्त क्यों आया, आपका क्वेश्चन यही तो है। क्लियर बात, मैं यही तो बोल रहा हूँ, ठीक है। और आप यहाँ पे बोलोगे कि भाई बसंत और शरद में मीडियम है, यहाँ पर रस अलग क्यों है, क्योंकि डिफरेंस है, दोनों का नेचर अलग है। एक दूसरे रस को बढ़ाने वाला है, कौन से दूसरे धातु को बढ़ाने वाला है, ये मीडियम है। हाईएस्ट क्यों है, क्योंकि कटु तिक्त कसाय में कौन सबसे श्रेष्ठ है, मतलब जो बॉडी के लिए अच्छा है, तिक्त। नुकसानदायक कौन है, कटु। कटु तिक्त कसाय में सबसे श्रेष्ठ कौन है, अच्छा बॉडी के लिए, तिक्त, ठीक है। इधर को कौन सा है मधुर अम्ल में, मधुर, तो ये दोनों श्रेष्ठ मिलके उत्तम में आ गए, ठीक है। मीडियम कौन कौन से हैं, कसाय और लवण, यहाँ मीडियम में आ गए दोनों, ठीक है। बिल्कुल बेकार कौन से हैं बॉडी के लिए, कटु और अम्ल, ये दो सबसे बेकार हैं बॉडी के लिए, वो निम्न में आ गए, इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। अपनी बॉडी के लिए जैसे कि 2 ग्रुप हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए का सबसे श्रेष्ठ अच्छा खिलाड़ी, ग्रुप बी का सबसे अच्छा खिलाड़ी, दोनों एक जगह आ गए और मजबूत बन गए, मतलब हाईएस्ट हो गए, ठीक है। तो इस ग्रुप का कौन सा था, मधुर आ गया, और इस ग्रुप का कौन सा था, तिक्त, बॉडी के लिए अच्छा, ये आ गए दोनों उत्तम में, ठीक है। अब मीडियम कौन कौन से हैं, ग्रुप ए का मीडियम कौन सा है, कसाय, ग्रुप बी का मीडियम कौन सा है, लवण, दोनों मीडियम में आ गए, ठीक है। सबसे बेकार थे दोनों एक जगह आ गए, ग्रीष्म और वर्षा में कौन कौन से आ गए, कटु और अम्ल, ठीक है। अब क्लियर हो गया, ये सबसे बेकार है बॉडी के लिए, ज़्यादा सेवन नहीं सर करना है। हाँ बोलो। सर ऋतु के हिसाब से तो हमारे हर बार रस का मतलब उसमें अलग अलग रहेंगे, क्योंकि जिसमें शिशिर में अलग रहेगा, बसंत में अलग रहेगा, फिर ग्रीष्म में अलग अलग रहेगा, हेमंत में फिर अलग हो जाएगा, हाँ और शरद में फिर दोबारा से अलग रहेगा, हाँ। वर्षा में फिर अलग हो जाएगा। क्योंकि इसमें दोनों महीने जो हैं, जैसे शिशिर और वर्षा, ये एक एक के बाद एक थोड़ी ना आते हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ ऐसे कि इसने जो क्वेश्चन पूछा ना उसका आंसर दिया, मैंने उसको बताया नहीं कि ये एक साथ आ गए, मैंने उसको समझाया कि उन्होंने बोला कि भाई ये उत्तम में क्यों आए, ये एक साथ क्यों आए,
कि भाई रस तो अलग है लेकिन ये उत्तम में क्यों आए, इसमें अलग क्यों नहीं हुआ, तो मैंने उसका आंसर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन को समझो पर क्वेश्चन का आंसर समझो। उसने क्वेश्चन पूछा था सर उत्तम में ये शिशिर और हेमंत क्यों है, क्योंकि इनका रस अलग अलग है। तो रस के दो ग्रुप हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, उनके श्रेष्ठ यहाँ पे आ गए उत्तम में, उसमें भी श्रेष्ठ आ गए। जैसे कि एक जनवरी के महीने में एक श्रेष्ठ आ गया तो श्रेष्ठ बन गया, बलशाली बन गया। फिर नीचे को जाके दिसंबर में एक इस रस का श्रेष्ठ आ गया तो वो श्रेष्ठ बन गया। उस क्वेश्चन का आंसर दिया है मैंने। ठीक है, और ये अभी रसों को अभी समझोगे आप, जैसे कि थोड़ी देर रुको, जैसे कैसे कैसे शरीर में कैसे डोमिनेंट होता है ये 200 का है संचय प्रकोप, अभी इसी चैप्टर में आने वाला है। तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा ऋतु, कौन सा दोष क्यों प्रकोप होता है, कौन सा ऋतु मतलब डोमिनेंट क्यों रहता है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा अभी। और अभी मैं बताने लग गया ना तो फिर ये टॉपिक भी यहीं अटक जाएंगे अपन, मुझे पता है। तो ठीक है ना, आज की क्लास यहीं पे करते हैं अपन, यहाँ से करेंगे ऋतुएं, भारतीय महासागर। और जो आपका जो क्वेश्चन है ना 200 का, ये तिक्त रस, कसाय रस, कटु रस, अम्ल रस, लवण रस, मधुर रस, संचय क्यों हुआ, मतलब 200 का संचय हो रहा है यहाँ पे। तीसरे में तिक्त का रस का, ठीक है, वसंत में कसाय का, कटु ग्रीष्म में कटु, ये मतलब संचय प्रकोप फिर समन, ये सारी चीज़ें अभी आएंगी इस चैप्टर में, तो मैं बता दूंगा अभी ये चैप्टर। और हाँ, मैं इंपॉर्टेंट सूचना, मंडे का ओप है ना, मंडे को मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ठीक है, संडे भी ऑफ रहेगा सर? हाँ मंडे का ऑफ रहेगा, संडे भी रहेगा ऑफ, हाँ मंडे भी? संडे का भी ऑफ रहेगा। ठीक है, मैं कल परसों निकलूंगा 21 तारीख को बुक लेते हुए। ठीक है, 2 दिन का ऑफ है आपका, है ना। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, और अभी समझ जाओगे आप इसको ना, अभी थोड़ा मैंने क्या बोला, जल्दीबाजी मत करो, आराम से। अभी क्या है कि अब 200 को संचय प्रकोप समन पढ़ेंगे ना अपन, और एक एक ऋतु के बारे में डिटेल में जानकारी करेंगे, तब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। कषाय, फोटो, अम्ल, लवण,